देर आए दुरुस्त आए। बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। कोरोना की तेज होती रफ्तार के बीच उत्तराखंड सरकार अब पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। कोरोना काल में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत की सरकार ने अब बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ से हाथ मिलाया है। पतंजलि योगपीठ और उत्तराखंड की सरकार हरिद्वार में 2 कोविड अस्पताल का संचालन करेंगे, जिससे कोरोना के गंभीर मरीजों की समस्या दूर होगी। इसके साथ ही सरकार ने 4 धाम की यात्रा पर भी रोक लगा दी है। उत्तराखंड सरकार जिस तरह से कोरोना काल में अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, इसे देखकर तो यही कहा जाएगा, देर आए दुरुस्त आए। देश में कोरोना का कहर जारी है। उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। भयावह होते हालात के बीच अब सरकार ने जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कई जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है, तो वहीं 4 धाम की यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ढेर सारे कदम उठा चुकी है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन से लेकर बेड तक की किल्लत हो गई है। ऐसे में अब सरकार और पतंजलि योगपीठ मिलकर 2 कोविड अस्पतालों का संचालन करेंगे। दरअसल सरकार और बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के बाबा बर्फानी और अस्थायी बेस अस्पताल का संचालन करेंगे। इन दोनों अस्पतालों में गंभीर संक्रमितों का इलाज होगा। सरकार के साथ पतंजलि योगपीठ ने कोविड व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। सरकार और पतंजलि योगपीठ के साथ आने से अब हरिद्वार के गंभीर कोरोना मरीजों को इलाज के लिए हायर सेंटर नहीं जाना होगा। इससे पहले कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए सरकार ने 4 धाम की यात्रा पर इस साल रोक लगा दी थी। वहां से पुरोहित को ही नियमित पूजा पाठ की अनुमति दी गई। फिलहाल 4 धाम आने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार कोरोना के संकट काल में अस्पताल से लेकर तमाम जरूरी इंतजाम जिस तरीके से तेजी के साथ कर रही है, ऐसे में लगता है कि तीरथ सरकार ने भले ही देर से सूबे में कोरोना को लेकर अपनी तैयारियां शुरू की हैं, लेकिन जिस हिसाब से सरकार अब पूरी तरीके से एक्शन में आ गई है, ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो देर आए दुरुस्त आए, इसलिए हमने इस खास कार्यक्रम का नाम रखा है, क्योंकि इससे पहले कोरोना के जब संक्रमण बढ़ रहे थे तब कोई व्यवस्था नहीं देखी गई थी, लेकिन अब तमाम व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। कुंभ का मेला भी कैंसिल नहीं किया गया था। कुंभ के वजह से बहुत ज़्यादा संक्रमण बढ़े। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। उत्तराखंड में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। भयावह होते हालात के बीच अब सरकार ने ज़रूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कई जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है, तो वहीं 4 धाम यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ढेर सारे कदम उठा भी चुकी है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन से लेकर बेड तक की किल्लत हो गई है। चलिए, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र भसीन है, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। आपका स्वागत है। गरिमा दसौनी है, कांग्रेस प्रवक्ता है। आपका भी स्वागत है मैम। नवीन पिशाली है, प्रवक्ता आपके हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर हम इस पर चर्चा करेंगे और फिर इस पर जानेंगे कि क्या कुछ हमारे पैनल की राय है। सबसे पहले मैं जाऊंगी बीजेपी के प्रवक्ता के पास, और ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता से जानूंगी जो कदम सरकार उठा रही है, पहले नहीं उठाने चाहिए थे। देवेंद्र जी, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा जी कि हमारी सरकार 1 वर्ष पहले से ही कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसको पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है। और चूंकि वर्तमान में स्थितियां थोड़ा अधिक गंभीर हो गई हैं, और ये वैश्विक महामारी में ये स्थितियां उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में है और पूरे विश्व में है, तो इसलिए जो प्रयास हैं उसको और तेज किया गया है, और जिनमें से कई प्रयासों का आपने जिक्र किया है। हमारी सरकार, जहां तक कोरोना मरीजों के इलाज का सवाल है, उसके लिए दवाइयों की कोई कमी नहीं है। जो टेस्ट करवाए जा रहे हैं
और रिपोर्ट नहीं आ रही है उनको हम किट दे रहे हैं। ऑक्सीजन की किसी प्रकार से कमी नहीं है और बेड के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं और आगे बढ़ाई जा रही है। हम केंद्र सरकार से, DRDO की मदद से, और अभी आपने जो समाचार दिया है कि बाबा रामदेव जी के साथ सहयोग करके हम चिकित्सालयों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, बेड की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा अभी जो अन्य सामाजिक संगठन है उन्होंने भी हाथ बढ़ाया है। लेकिन तो सर सवाल इस बात का है, कुंभ का मेला भी निकल गया, सारी चीजें निकल गई, अब क्यों व्यवस्थाएं की जा रही है जब कोरोना के मामले 5-5 हजार तक उत्तराखंड में आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो मैंने 1 साल का जिक्र किया आपके सामने, तो वहां पर भी कोई कमी नहीं थी उत्तराखंड के अंदर। और वर्तमान में जो स्थितियां बिगड़ी हैं केवल उत्तराखंड में नहीं बिगड़ी, वो पूरे देश में बिगड़ी हैं और इसमें सभी राज्य हैं। मैं कोई ब्लेम गेम में शामिल नहीं होना चाहता कि फला राज्य की फला जगह पर सरकार है उस पार्टी की, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये स्थितियां पूरे देश की हैं और उस क्रम में हमारी सरकार उत्तराखंड वो पूरी ताकत से जुटी हुई है। और एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगा, उत्तराखंड देश के उन राज्यों में से नहीं है जिनके बारे में ये लगातार जो सर्वेक्षण आ रहे हैं कि हम खतरे के जोन में हैं। टॉप के जो 8-10 राज्य हैं उनमें उत्तराखंड नहीं है। हमारी स्थितियां कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन फिर भी चिंता है। और इसी चिंता में कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए हमारे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा पूरा कार्य किया जा रहा है और हमें केंद्र का भी पूरा मदद मिल रही है और जनता का भी हमको लगातार इसमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल, ये तो आपने बात सही कही। गरिमा जी, मैं आपको लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले विशेष संवाददाता हमारे साथ सुदीप जैन जुड़े हुए, उनसे अपडेट ले लेते हैं। सुदीप, यहाँ पर खबर निकलकर सामने आ रही है कि बाबा रामदेव योग पीठ के सहयोग से हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा, लेकिन मौजूदा स्थिति की अगर बात कर लिया जाए, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है उत्तराखंड में? ये तो मान नहीं रहे हैं देवेंद्र जी कि हमने तैयारी आप करना शुरू किया, लेकिन क्या कुछ तैयारियां पहले से रही थी? देखिए, कई बातें बहुत महत्वपूर्ण यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि राज्य सरकार ने निश्चित अच्छे प्रयास कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शायद राज्य सरकार ये अंदाजा लगाने में चूक गई कि जो देश में कोरोना का ट्रेंड फैला, ठीक ऐसे में कुंभ का आयोजन और पहले शाही स्नान के पहले जो सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी व कोविड के प्रोटोकॉल का पालन नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा वो शायद सरकार नहीं करा पाई, इसीलिए कोविड स्प्रेड भी हुआ और कई संतों की दुखद मौत भी हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब कोविड का बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ, इसके बाद नोडल अफसर बनाए गए और सबसे ज्यादा जनता में जो कंफ्यूजन है वो अलग अलग हेल्पलाइन नंबरों को लेके है। हर विषय की एक अलग हेल्पलाइन नंबर है, हर दिन एक नया नोडल अफसर बन रहा है। ये भी चुनौतीपूर्ण है जनता के लिए कि वो सामान्य तरीके से इसे कैसे समझे। सरकार का ये प्रयास वाजिब हो सकता है कि वो व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन कर रही है, लोगों को मदद देने के लिए व्यवस्था कर रही है, लेकिन आम जनमानस इससे कनेक्ट इतनी जल्दी नहीं हो पा रहा है। एक ये सबसे बड़ी चुनौती है। जहां तक कोविड स्प्रेड की बात है तो पूरे देश की तरह उत्तराखंड में भी ऑक्सीजन सिलेंडर का हाहाकार मचा हुआ है। हम सब ने देखा, बहुत दीगर बात है कि मंत्री हरक सिंह रावत, जो राज्य सरकार के बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको अपने भांजे के लिए बेड के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब उन्हें बेड मिला और एक निजी अस्पताल में उनसे थोड़ी बहस भी हुई अनावश्यक, जिस पर उन्होंने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। वो वीडियो सबके सामने था। तो ये स्थितियां बता रही कि यदि एक इतने वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए और एक पूरा राजनीतिक जो चीजें रही हरीश रावत के समय पे, वो सारी अभी नहीं बात करने की बजाय अगर हम इस पर आए कोविड पे, तो समझने की आवश्यकता है कि आखिर स्थिति क्या है। बिल्कुल, स्थिति क्या है यह आपने हकीकत बता दी। आपके पास लौटेंगे। गरिमा दसोनी जी, मैं आपके पास आऊंगी। भले ही सरकार का ये कदम उठा, लेकिन इसके बाद भी कदम जो उठाया गया, तो उसके लिए ऐसे में मैं आपके प्रवक्ता से जानना चाहूंगी, इसके बाद भी कदम उठा, क्या लगता है सरकार अब कोविड को लेकर गंभीर हो गई है? ये सवाल आप प्रवक्ता से है, नवीन जी। नवीन जी सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है कि नवीन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कुंभ की वजह से कोविड बहुत ज्यादा फैला, जैसे कि हमारे विशेष संवाददाता ने भी बताया है। 4 धाम यात्रा पर भी इसी वजह से रोक लगा दी गई है। चलिए, देर आई दुरुस्त आई, लेकिन क्या पहले ही कदम उठा लेते, कुंभ पर रोक क्यों नहीं लगी जिसकी वजह से इतना ज्यादा कोविड फैला? देखिए, कुंभ को लेकर के एक अनावश्यक तौर पर
भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है। और मैं ये बात अपने आंकड़ों से आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि देश काल परिस्थिति में जो है निर्णय लिए जाते हैं और जो वर्तमान में हालात बिगड़े हैं। देवेंद्र जी, आप भ्रम की बात कर रहे हैं। आपको नहीं पता कुंभ में कितने साधु संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कितने दूर दराज से लोग आए। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूँ ना। कुंभ कहाँ हुआ? हरिद्वार में हुआ, और उसका जब पहला असर कहाँ होना चाहिए था? हरिद्वार में होना चाहिए था। लेकिन आंकड़े जो मैं कल के बता रहा हूँ आपसे कि जो टोटल प्रदेश के अंदर 5403 संक्रमित पाए गए, उसमें 2026 संक्रमित देहरादून जिले के हैं और कुंभ हरिद्वार जब कुंभ हुआ वहाँ 676 केस हैं। इसी प्रकार से अगर टोटल आंकड़ा लेंगे तो देहरादून के अंदर 68,000 लोग संक्रमित हुए और हरिद्वार जहां कुंभ हुआ जिसके बारे में बार बार बात की जाती है वहां आधे 34,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग भी जो उत्तराखंड में हुई है उसमें सबसे अधिक टेस्टिंग भी हरिद्वार में हुई है। तो ये सारे आंकड़े सिद्ध करते हैं कुंभ से कोरोना फैला, कुंभ से पूरे राज्य में फैला, इस प्रकार की जो भ्रमात्मक बातें कही जाती हैं मैं उससे सहमत। तो चारधाम यात्रा पे फिर क्यों रोक लगाई गई है? मैंने कहा ना आपसे 5 अप्रैल के बाद देश के अंदर स्थितियां बदली और दूसरे शाही स्नान के समाप्त होते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने संतों से अपील करी कि आप प्रतीकात्मक कीजिए और माननीय संतों ने उनकी बात को स्वीकार किया। 14 तारीख के बाद 14 अप्रैल से आज 20 दिन हो चुके हैं। कुंभ जो है वास्तविक रूप से 14 अप्रैल को ही समाप्त हो गया था और वर्तमान में जो स्थितियां हैं पूरे देश के अंदर उसी को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा समाप्त की गई है, स्थगित की गई है। इसी प्रकार से जो हेमकुंड साहिब की यात्रा है उसको स्थगित किया गया है। तो हमारे जिस समय जो भी निर्णय हैं वो हम आगे ले रहे हैं। वर्तमान में कोरोना कर्फ्यू की स्थितियां जहां जहां पर हैं वो हमारे सामने है और अगर स्थितियां कंट्रोल में आती हैं तो राहत दी जाएगी, नहीं आएंगे तो उसमें और सख्ती बरती जाएगी। लेकिन देवेंद्र जी, आपको ये चीज एक्सेप्ट करना चाहिए कि जब कुंभ के लिए इजाजत दी गई थी, ऐसी व्यवस्था जो इस समय की जा रही है वैसी व्यवस्था उस समय कर देते हैं तो इतने ज्यादा संक्रमित भी नहीं आते हैं और जो आते हैं उनका इलाज हो जाता, वो ठीक हो जाते हैं। देखिए कुंभ के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि जो लोग भी आएंगे वे कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आएंगे और 65,000 लोग, आंकड़ा है 65,000 लोग जो है हरिद्वार की सीमाओं से इसलिए लौटाए गए क्योंकि उनके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। तो ये तो व्यवस्थाएं रखी गई है, लेकिन जैसे ही स्थितियां बिगड़ी हैं तत्काल उसका एक रास्ता निकाल करके उसको प्रतीकात्मक कर दिया गया। तो जीवन भी रक्षा बनी रहे, प्रतीक भी रूप में आस्था पूरी हो, वो सरकार ने किया। और वर्तमान में भी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि किसी प्रकार से दवाओं की कमी नहीं है। आज एक आदेश हुआ है कि कई चिकित्सालयों में इस बात की जानकारी आ रही है कि वे ऑक्सीजन का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। आज एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई जो मॉनिटर करेगी कि कहां पर जो है ऑक्सीजन का प्रयोग सही रूप से नहीं हो रहा। इसी प्रकार से कुछ शिकायतें ऐसी भी आई हैं कि कुछ चिकित्सालयों के अंदर जो है जो आईसीयू बेड है उस पर जो लोग नहीं आने चाहिए थे उनको लिटाया गया है। उस पर मॉनिटरिंग करेंगे। तो सरकार हर प्रकार से लगी हुई है जहां एक और हम अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत जरूर आई है जिसके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री रूपानी जी से बात की है और उन्होंने कहा कि मैं आपको सिलेंडर उपलब्ध कराऊंगा। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर 20 ऑक्सीजन के प्लांट वो जल्दी स्थापित होने वाले हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं आप लोगों की तरफ से की जा रही है। आप मान रहे हैं कि व्यवस्था पहले भी थी और अब भी है। गरिमा दसौनी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि पहले नहीं उठा लेने चाहिए? चलिए, इसके बाद भी जो कदम उठाए गए, क्या लगता है सरकार कोविड को लेकर अब गंभीर हो गई है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता। इनके मंत्री इधर उधर औचक निरीक्षण करके ये भ्रामक जरूर खबरें फैला रहे हैं। हम मुस्तैद हैं, हम चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन आपको आज के समाचार पत्रों खबरें बताऊं तो उसमें मुख्यतः उत्तराखंड के केंद्रों पर नहीं हुआ टीकाकरण और बैरंग लौटा दिए गए लोग, ये किसकी जिम्मेदारी थी टीकाकरण कराने की केंद्रों में? मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी बंद, मरीज परेशान। अगर कोई एक्सीडेंटल मरीज जा रहा है जिसका बहुत ही भीषण एक्सीडेंट हुआ है, जो लिटरली आप समझ लीजिए जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, उसको देखने के लिए भी कोई राजी नहीं हो रहा है क्योंकि कोविड पेशेंट से हॉस्पिटल पटे पड़े हैं और उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि कोविड पेशेंट्स को आप देखिए। जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन देवेंद्र जी कह रहे सारी व्यवस्थाएं हैं, आप कैसे देख रही हैं? उन्होंने कहा है कि हम ऑक्सीजन के लिए भी कदम उठा रहे हैं, हम बेड्स की व्यवस्था भी कर रहे हैं, मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो रही है।
नहीं, मैं आपको मुख्य पृष्ठ की एक और खबर बता दूं, उसके बाद मैं देवेंद्र भसीन जी की बात पर आऊंगी। देखिए, आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर और कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी के प्रमुख डॉक्टर एम विद्यासागर ने सोमवार को दावा किया कि उन्होंने पहले ही चेता दिया था कि मई में दूसरी लहर अपने चरम आएगी, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने कोई व्यवस्था नहीं की। मैं इनकी दो ऑन रिकॉर्ड असमर्थता जो इन्होंने जाहिर करी, या ऑन रिकॉर्ड जो इनके फेलियर इन्होंने दर्ज कराए हाई कोर्ट नैनीताल के सामने, वो आपको गिनाना चाहती हूँ। पहली लहर के टाइम पर जो प्रवासी बंधुओं के लिए हाईकोर्ट ने निर्देशित किया कि उत्तराखंड के जितने प्रवेश द्वार हैं, क्वारंटीन सेंटर्स वहीं पर खोल दिए जाएं, उनको गांव ना भेजा जाए। ऐसे में राज्य सरकार ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा कि ये हम ऐसा करने में हम असमर्थ हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है मैडम। नंबर 2, कुंभ के टाइम पर हाई कोर्ट ने जब आदेशित किया राज्य सरकार को कि आप इतनी संख्या के लोगों के प्रतिदिन टेस्ट कराएंगे, तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि राज्य सरकार ने फिर एक बार अपने हाथ खड़े किए कि उस संख्या को घटा दीजिए, हम असमर्थ हैं, इतने लोगों के हम टेस्ट नहीं करा पाएंगे। और आज तो गरिमा जी आप नाम ही नहीं लीजिए। देवेंद्र जी का कहना है कुंभ के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है, कुंभ की वजह से कोविड नहीं फैला है। नहीं, अब तो स्टैटिस्टिक्स सामने आ गए। देवेंद्र भसीन जी से कहिए अपना मुंह बंद रखिए, क्योंकि अब स्टैटिस्टिक्स सामने आ गए, सारे आंकड़े सामने आ गए हैं कि 15,000 लोग आपने कोरोना के संक्रमित किए अपनी हनक के चलते। पहले जो इनके भाजपा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा भव्य और दिव्य नहीं होगा कुंभ, एक सीमित दायरे में कुंभ करा जाएगा। और दूसरे वाले जब मुख्यमंत्री आए तो उनको कुछ नया करने की ऐसी होड़ हुई कि उन्होंने पहले मुख्यमंत्री का जो सबसे पहला कदम नए मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने उठाया, वो ये था कि उन्होंने कुछ पेपर दिखा रहे हैं, कुछ पेपर लगता है वो आपकी बातों का कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं देवेंद्र जी? देखिए, यही जो बात कह रही थी ना, आंकड़े आ गए हैं, मैं इनसे आंकड़े मांगना चाह रहा हूँ। मैंने तो आंकड़े पेश किए, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं आंकड़े बता रही हूँ आपको। आपके 30 दिन के कुंभ में 15,000 लोग संक्रमित हुए हैं, ये आंकड़े आ चुके हैं। अभी आपकी आज दिन भर की जितनी डिबेटें हैं आपके इन्हीं अव्यवस्थाओं को लेकर हैं। बाकी डिबेटों को भी बहुत नजरें खोल के और कान खोल के सुनिएगा, विश्वास बनकर घर में मत बैठ जाइएगा। देखिए, आप भाषा फिट करिए ना, आप तो एक महिला है। नहीं, क्यों धृतराज गाली थोड़ी है भाषा क्या मतलब है? धृतराज गाली है क्या? धृतराज तो हमारे महाभारत के एक चरित्र है। एक एक करके गाली थोड़ी है। आप लोगों को हर चीज में असंसदीय और संसदीय ढूंढने लगते हैं। भाई ये टोका टिप्पणी अपने बंशीधर भगत को क्यों नहीं करी? ये मुख्यमंत्री तीरथ रावत को क्यों नहीं करी? भाषा की मर्यादा रखिए। चलिए ठीक है, घुटने और टकने देख रहे थे जब बंशीधर भगत जब अपने से बड़ी उम्र की महिला को बुढ़िया कह रहे थे, तब कहाँ गई थी आपकी भाषा की मर्यादा? अपने नेताओं को सिखाइए भाषा की मर्यादा। मैं तो आपसे आराम से बात कर रहा हूँ ना। नहीं, आप मुझे कहाँ से आपको मेरी भाषा की आप डेविएट क्यों करते हैं टॉपिक को? आप डिबेट पे रहिए ना। ठीक है, जवाब सुन लीजिए गरिमा जी। हमेशा भाषा शैली खराब लगती है। धृतराष्ट्र आपको कह दिया, क्या गलत कह दिया? चारों तरफ लोग मर रहे थे, 70 लाख नौकरियां चली गई अप्रैल के महीने में, आपको शुद्ध नहीं आ रही है। आप फिर भी हर मोदी करते चले जा रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? उसके बाद आप हमारी भाषा देखने लगते हैं, क्योंकि आपको शब्दों का चयन करिए, आपको डाइवर्ट करना है मुद्दे को। नहीं, डिबेट में ऐसा नहीं, शर्म आना ये आना, प्लीज शब्दों का चयन करिए। डिबेट में आए हैं, बेहतर तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करिए। मैंने कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, मुझे बताइए, मुझे चिन्हित करिए, मेरा कौन सा शब्द अमर्यादित है, बताइए। तो मैं बताता हूँ। ठीक है, बकवास बंद करिए, क्या कहा आपने? देखिए, शब्दों का चयन करिए देवेंद्र जी, प्लीज। मैं यही मैं कह रहा हूँ। बराए मेहरबानी। गरिमा जी ने जो मुझसे कहा बकवास नहीं, आपने क्या कहा? आप क्या कहते रहे हैं डिबेट में? मेरे साथ डिबेट में आप बैठे, आपने कहा सारे कांग्रेसियों को अपना मुंह काला कर लेना चाहिए। मैंने नहीं किया कि नहीं किया? एज अ प्रोफेसर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ एक्स प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज, आपने ये बात कही कि सारे कांग्रेसियों को अपना मुंह काला कर लेना चाहिए। देवेंद्र भसीन जी, एक्सेप्ट करिए डिबेट के अंदर कि आपने ये बात कही कि नहीं कही। आज आप भाषा की मर्यादा सिखाने चले, इस समय कोविड के संवेदनशील मुद्दे पर यहाँ पर डिबेट हो रही है। दोनों को भाषा का ख्याल रखना चाहिए। मैं दोनों से अपील करूंगी। आ जाते हैं टॉपिक पर बात कर लेते हैं। देवेंद्र जी, जो यहाँ पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, ये कह रहा है कि आप भ्रम वाली खबर फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो बात आप कर रहे हैं वो हकीकत कुछ अलग ही है। देखिए, मैंने आपके सामने आंकड़ा रखा ना कि कोरोना में अगर कुंभ की वजह से हुआ होता तो दिल्ली के अंदर क्या कुंभ था जो तब फैल गया? पंजाब जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री सेना से मदद मांग रहे हैं, क्या वहां कुंभ हो रहा था? महाराष्ट्र जहां देश में सबसे अधिक संक्रमित लोग हैं, क्या कोरोना को आप ऐसे आंकेंगे कि उस राज्य में इतना कोरोना है, इस राज्य में इतना कोरोना है?
नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैंने शुरू में बात ये कही थी। आप पहले कंपैरिजन तो करिए, राष्ट्रीय राजधानी को आप छोटे से राज्य उत्तराखंड से कंपैरिजन कर रहे हैं। आप फिर उत्तर प्रदेश से भी कंपैरिजन कर लीजिए, वहां पर भी कोरोना बढ़ रहा है। कांग्रेस की सरकारें कितनी मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ गरिमा जी, मैं आपके पास की हमारी सरकार ने कितने राज्यों को कितना मैट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचा दिया, इसकी जानकारी है भसीन जी को। बोलने दीजिए देवेंद्र। सरकारें मदद कर रही है बाकी राज्यों को, आप तो मदद देने के काबिल तो नहीं, अपने राज्य को संभाल भी नहीं पा रहे हैं आप लोग। आपकी राजनीतिक पराजय से जो समस्या आ रही है आपके सामने, मैं समझ पा रहा हूँ, उससे मैं डिबेट में आना नहीं चाहता, लेकिन जो आप जिस प्रकार से बोल रही हैं, शर्मनाक बयान, बहुत ही बिलो द बेल्ट रिमार्क है आपका, बहुत ही बिलो द बेल्ट रिमार्क है आपका। आप फिर जो है टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं। नहीं, आप गलत बयान, आप फिर टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं और एक बार फिर आपका ये बयान बहुत शर्मनाक है। ठीक है, मुद्दे पे आ जाते हैं। देवेंद्र जी जवाब दीजिए। देवेंद्र जी मुद्दे पे आते हैं। जैसे बंगाल की हार से मुझे लग रहा है कि मैं आपके पास लौटूं। गरिमा जी ऐसे बीच में नहीं, मैम फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। मैम ऐसे बीच में अगर बोलेंगे तो देवेंद्र जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास मैं लौटती हूँ। देखिए, मैं बहुत विनम्रता से बात कह रहा हूँ कि कोरोना की वैश्विक लड़ाई है, इसको मिलकर के लड़ना है और राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से भी बात कहना चाहता हूँ कि वे बयान जारी करने के साथ पर काम में विश्वास करें, जनता का सहयोग करें अधिक से अधिक और वातावरण को सकारात्मक बनाए, चाहे किसी प्रदेश में कोई सरकार हो। राजनीति तो हम करते रहेंगे, सरकारें लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की होती है ना, राज्य सरकार की होती है। सबका लेकिन ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर की क्या व्यवस्था है? क्या सिर्फ ये दिखाने के लिए है? मैंने आपसे क्या कहा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, कुछ सिलेंडर की समस्या जरूर आ रही है, उसके बारे में व्यवस्था हम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ ऑक्सीजन का गलत प्रयोग किया जा रहा है, जहाँ पर आ रही हूँ गरिमा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुझे दूसरी डिबेट बात पूरी करने दीजिए। मैं अपनी बात को पूरी कर लेता हूँ। ठीक है। और मैं गरिमा जी की बात को बाद में रिकॉर्डिंग में सुन लूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर अभी ये सामने आ रहा है कि ऑक्सीजन का सदुपयोग कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो उस पर आज ही आदेश हो गया है कि उसके लिए जांच की कमेटी बना दी गई है। इसी प्रकार से कालाबाजारी कुछ लोग कर रहे हैं, उस पर भी हमारे तरफ से एक्शन हो रहा है। तो हर प्रकार से, हर कोने से काम चल रहा है और आज एक नई दवाई जो है उत्तराखंड के अंदर जो है उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया गया केंद्र सरकार की अनुमति के साथ। तो कोई कोना और कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जा रहा जिससे हम कोरोना को हरा ना सके। हम निश्चित हराएंगे, निश्चित तौर पर कोरोना हारेगा, लेकिन इसमें अगर कांग्रेस का सहयोग मिलेगा तो मैं बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है गरिमा जी, ये कहा है देवेंद्र जी ने कि इस संकट की घड़ी में सबको मिलजुल कर लड़ना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या आप राजनीति कर रही हैं? देखिए, जो स्टार्टिंग से आप एक बात कहती आ रही है एंकर महोदया, वो बिल्कुल ठीक है कि जिस समय इनको जो स्टेप लेना चाहिए था उस समय इन्होंने लिया नहीं। इनको हमारे सहयोग की अपेक्षा थी। इनको कोरोना, इनको कुंभ को किस तरह से कराना है, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, क्योंकि कुंभ हमारी आस्थाओं से ही नहीं जुड़ा है, पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध हमारा स्नान है, तो महास्नान के रूप में इसको देखा जाता है। इसलिए कुंभ होने से पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी। ये दूसरी लहर का सबको पता था कि एक सेकंड वेव आएगी और वो बहुत भयानक होगी, उससे पहले इनको सर्वदलीय बैठक लेकर हमारा सहयोग मांगना चाहिए था। आज जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जब आपको खिसकता हुआ सब कुछ, आपके सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, आपके अधिकारी सारे खुद आइसोलेशन में चले गए हैं, क्वारंटीन हो चुके हैं, आपके जनप्रतिनिधि जो है हवाई बातें करके लोगों को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कल का एक आपको उदाहरण देना चाहूंगी महोदया। 5 दिन से एक 37 साल की महिला हल्द्वानी की यहाँ पर आई हुई थी, उसके पेट में जुड़वा बच्चे थे, 28 हफ्ते प्रेग्नेंट थी वो, और उसको एक प्लाज्मा का इंतजाम ये नहीं करवा पाई। मैंने ट्वीट करके मुख्यमंत्री को टैग किया, मैंने सीएमओ को टैग किया कि उसका रेयर ब्लड ग्रुप है, उसका प्लाज्मा का इंतजाम करवा दीजिए। एक जान नहीं, 3 जाने हैं। लेकिन गरिमा जी, आप भी कांटेक्ट करके किसी से इसका इंतजाम करा सकते थे। खैर वक्त मेरे पास हमने सब कुछ किया। मैंने कहा तो आपसे कि वो राजनीति की भेंट चढ़ गई वो महिला। चलिए गरिमा जी, वक्त मेरे पास इतना ही है। मैम आपको यही रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। देवेंद्र भसीन जी आपका भी शुक्रिया, गरिमा जी आपका भी शुक्रिया, नवीन जी आपका भी शुक्रिया, सुदीप जैन जो कि विशेष संवाददाता वो भी जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो यूं ही जारी रहेगा, लेकिन कोरोना जो बढ़ रहा है उसमें हम सबको आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद करनी होगी, ना कि राजनीति करें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।